नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी जन स्वराज के पार्टी ऑफिस में हूँ और यहाँ पे युवा विभाग संभाल रहे हैं जन स्वराज में कुमार शांतनु हमारे साथ हैं और हम ये जानना चाहेंगे तमाम इशू पे। अभी बिहार में जिस तरह से चुनाव है और चुनाव के बाद चुनाव के समय ऐन वक्त पे जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनका कहना है बिहार में अपराध का ग्राफ गिर रहा है, विपक्ष जो है इसका हवा खड़ा कर रही है जन स्वराज के तमाम प्लान पे। तो अभी पहला हमारा सवाल होगा शांतनु जी से कि ये जो अभी क्राइम को लेके जिस तरह से बात कही जा रही है, सत्तारूढ़ पार्टी कह रही है कि बिहार में क्राइम घट रहा है, वो इसके लिए NCRB का भी उदाहरण दे रही है, लेकिन यह क्या ज़मीनी हकीकत क्या है, इस पे क्या कहना है आपका कि बिहार में क्राइम कह रही है सत्तारूढ़ पार्टी, क्राइम कम हो रहा है? पंकज जी देखिए, इससे ज़्यादा भ्रामक बात कुछ और नहीं हो सकती है। आप बिहार के किसी राज्य का किसी जिले में चले जाइए, आप अगर रात के 9 बजे के बाद बाहर निकल रहे हैं तो आपके घर से 6 कॉल आने लगेंगे कि भाई तुम ठीक ठाक पहुंच रहे हो, आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। लूट मार की घटनाएं, चाहे वो मोबाइल छीनने की घटना हो, चाहे किसी के साथ कोई बदसलूकी हो, महिलाओं की सिक्योरिटी आज भी उतना ही बड़ा कंसर्न है। आप छोड़ दीजिए बहुत रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स में, अगर आप पटना और उसके पेरीफेरल एरियाज में भी अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि महिलाएं अभी भी वहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। आप जिस एग्जाम्पल को लेकर कोट कर, जिस डाटा को लेकर कोट कर रहे हैं, वो डाटा तो आपको पुलिस स्टेशन से ही मिल रहा है। हाँ, अब पुलिस स्टेशन वाले अपनी ही गलती खुद से क्यों बताएंगे? लेकिन आप ज़मीनी हकीकत पे जाइए, आप लोगों से मिलिए, आप लोगों से बात कीजिए। यहाँ पर आपको गुंडागर्दी, आपको यहाँ पर छीन झपट की कहानी, रेप की कार के इंसिडेंसेस अभी भी बहुत रैंपेंट हैं। आप कैसे कहते हैं कि क्राइम का ग्राफ गिर रहा है? ये तो अपने ही किए पे पर्दा डालने वाली बात है या फिर खुद अपने मुँह में मिट्ठू करने वाली बात है। आप यदि जन स्वराज पार्टी चुनाव लड़ती है और सत्ता में आती है तो अपराध के लिए आपका क्या है, मतलब जो अपराध को कम करने के लिए आपका क्या रणनीति है इससे? देखिए, एक अपराध मुक्त समाज की ओर ले जाने का जो सबसे पहला रास्ता है किसी भी समाज को, वो है आपके प्रशासनिक इमीडिएट जो रास्ता है वो है प्रशासनिक समरूपता। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव विल चाहिए टू इम्प्लीमेंट। एक टाइम था जब नीतीश बाबू जब पहली बार उसमें आए थे तो वाकई क्राइम का ग्राफ नीचे हुआ था, ठीक है, मैं उसमें कोई वो नहीं रखता, लेकिन धीरे धीरे फिर चीज़ें आपस में चलती चली गई। आप जब तक करप्ट ऑफिसर्स के भरोसे बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ेंगे तो आपके यहाँ क्राइम का भी नहीं हो सकता। दूसरी बात, युवाओं को जागरूक कराना, युवाओं को शक्ति प्रदान करना, युवाओं के इन्वॉल्वमेंट से आप समाज में क्राइम को रोक सकते हैं। तीसरी बात, जब समाज में एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, जब लोगों को रोजी रोटी नहीं मिलती, तब जाके युवा किसी क्राइम की तरफ बढ़ता है। अगर आपके पास काम करने के लिए, घर चलाने के लिए, पेट भरने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हो तो कोई भी युवा जानबूझकर किसी क्राइम में नहीं जाता। पेट भरने की बात से याद आई, जन स्वराज लगातार ये कह रही है कि सत्ता में आएंगे तो पलायन रोक देंगे, रोजगार दिया जाएगा। बिहार जैसे राज्य में जब इतना मास लेवल पे बेरोजगारी है, पलायन समझिए अब वो पेशा बन गया है, अचानक कैसे रोक दीजिएगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम वादे तो कह रहे हैं और वादे पूरे कैसे करेंगे ये भी, इसका भी जवाब हमें देना चाहिए। इसका भी देना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि पलायन क्यों हो रहा है? पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग बाहर जाके रोजी रोटी कमाना चाह रहे हैं। और आप बताइए कि बाहर जाके कौन वहाँ पर 3 लाख रुपये 4 लाख रुपये की नौकरी कर रहा है? कोई नहीं। बाहर जाके लोग रिक्शा चला रहे हैं, बाहर जाके लोग मजदूरी कर रहे हैं, 15,000 10,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। आप अगर यहाँ पर कोई रोजगार की व्यवस्था करें जिससे कि उनको 10-12 हज़ार रुपये की भी रोजी रोटी यहाँ पर मिल जाए तो कोई यहाँ से जाके बाहर वहाँ पे रिक्शा चलाने के लिए राजी नहीं होगा। अब वो कैसे करें? वो कैसे? सवाल ये है, कैसे करेंगे? आप यहाँ पर रोजगार के लिए लोगों को पूंजी की व्यवस्था कीजिए। पूंजी की व्यवस्था कैसे होगी? इतना पैसा कहाँ से आएगा? मैं उसका जवाब देता हूँ। हम बात करते हैं CD रेशियो। बिहार में जो CD रेशियो है पूरे भारत में सबसे कम है। CD रेशियो क्या है? बैंकों को लोन देना है लोगों को, उसकी एक व्यवस्था की गई है और जो वो व्यवस्था है उसको हम CD रेशियो के माध्यम से मापते हैं। बिहार में बैंक से आपको लोन लेना आज के समय में सबसे दुष्कर कार्य है। आपको एक तो बिचौलिए के पास जाना पड़ेगा, एक दलाल चाहिए आपको वहाँ पर,
उसके बाद भी आपको अगर एक गांव का कोई युवा कहे कि हमको कुछ पूंजी चाहिए लोन में और उससे हम अपना रोजगार शुरू करेंगे, कोई बैंक उसको लोन नहीं देता। बिहार में CD रेशियो सबसे कम है, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये बैंक जो हम अपना पैसा अपने सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, ये बैंक वाले वो पैसा दूसरे राज्यों में जाके देते हैं। केरला चले जाइए, गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, वहाँ पर CD रेशियो बढ़ा हुआ है। आप अगर अपने बैंकिंग सिस्टम को ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपका CD रेशियो पूरे स्टेट में एक समान होना चाहिए, आपको उतना ही CD रेशियो रखना है जितना बाकी राज्यों में है, तो बैंक वाले कम ब्याज पे भी लोन देना शुरू करेंगे, पूंजी की व्यवस्था होगी, मतलब आसान ऋण उपलब्ध कराएगी। अच्छा, आपको एक सवाल इसी से बनता है, बिहार जैसे राज्य में अभी भी लोग बैंक लोन को ऋण मानते हैं, कर्ज मानते हैं। लोग इससे लेने से डरने बावजूद कि वो बेरोजगार रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। हम ना किसी बहुत बड़े लोन की बात नहीं कर रहे कि भाई 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए की, हम बात कर रहे हैं 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए के लोन की बात कर रहे हैं। छोटे छोटे, अगर मान लीजिए किसी को नाई की दुकान खोलनी है, भाई उसको एक गुमटी चलाने के लिए 50,000 रुपये का लोन चाहिए। अब वो जाके दुकान के अपने गांव के साहूकार से पैसा लेगा, उससे बढ़िया है कि वो एक बैंक से लोन ले। अगर वो महीने का वहाँ से 10-12 हज़ार रुपये भी कमा लेता है तो 1 साल 1.5 साल में वो 50,000 रुपये चुकता कर सकता है। तो अगर छोटे लोनों की, देखिए आप, ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल बंगाल में ये चला था, ठीक है, जहाँ पे माइक्रो फाइनेंस की बात हुई, माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो लोन की बात हुई। तो उस तरह की व्यवस्था के साथ अगर हम बैंकिंग सिस्टम को लेके जाते हैं और लोन की जो प्रक्रिया है उसको हम अगर सुलभ बनाते हैं तो लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आज के समय में भी जीविका दीदी को सरकार लोन दे रही है ना, दे रही है। किस परसेंटेज पे लोन दे रही है? वो लोन दे रही है 12%। हम कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम उस लोन को मात्र 4% सालाना पे देना, लेकिन ये काम करेंगे। एक अच्छा आपका कहना है, अच्छा सिद्धांत है, लेकिन आपको लगता है ये जो महज अर्थशास्त्र का बात जो सामान्य लेमैन है समझ जाएगा, जो पलायन करके जा रहा है बिहार से, वो ये बात समझ पाएगा? देखिए, हमको एक लेमैन को इकोनॉमिक्स नहीं समझाना है, हमको सिर्फ ये बताना है, कि अगर तुमको कोई काम करना है यहाँ पर, मान लो तुमको साइकिल का दुकान खोलना है, पंक्चर का दुकान खोलना है, उसके तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम साहूकार की वजह से ग्रामीण बैंक के पास चले जाओ, तुमको 50,000 रुपये का लोन आसानी से मिल जाएगा, धीरे धीरे चुकता कर देना। इतनी सी बात तो एक गांव के किसी भी व्यक्ति को समझ में आ जाएगा। हम ये बार बार इसलिए पूछ रहे हैं कि हम खुद भी समझना चाहते हैं, और ये बेरोजगारी का इशू बिहार में बहुत भयावह है और घर घर है। इसलिए इस मुद्दे पे हम भी अपना समझ स्पष्ट करके यहाँ से आपके पास से और मेरे माध्यम से जो बिहार की जनता सुन रही है वो भी समझना चाहते हैं कि ये जो सब पार्टी कहती है हम रोजगारी दूर कर देंगे, नौकरी देंगे, तो अब जनता भी कहीं ना कहीं ठगा महसूस करती है। देखिए, तो नौकरियों से ना आप लोगों का पेट नहीं भर सकते। मैं आपको बता दूं, एक आंकड़ा मैं देता हूं, बहुत ही विचित्र आंकड़ा है पर है वो सच्चाई है। आज़ादी से लेके आज तक जितनी भी सरकारी नौकरियां आप अगर उनको गिनती कर लेंगे तो हमारे पूरी जनसंख्या का मात्र 2% है। अच्छा, आज तक की जितनी नौकरियां हैं मात्र 2%। आप 2% लोगों को नौकरी देके क्या आप पूरे बिहार का भला कर लीजिए? संभव नहीं है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा स्वरोजगार पे, आपको ध्यान देना पड़ेगा कृषि पर, ठीक है, आपको ध्यान देना पड़ेगा महिलाओं के लिए। तो आपको एक होलिस्टिक प्लान लेके चलना पड़ेगा, तब जाके। मतलब कहने का मतलब है कि बिहार का रोजगार ICU में है, उसको हेमोपैथ भी चाहिए, आयुर्वेद भी चाहिए, सिरिंज भी चाहिए और नुस्खा भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, मतलब एग्रीकल्चर भी चाहिए, उसको प्राइवेट नौकरी भी चाहिए, अनौपचारिक सेक्टर में मजबूत होना चाहिए। तो ये जो वादा है आपका ये बेहतर है, और आपके पार्टी में योग्य उम्मीदवार पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन नया चेहरा है सब, तो जनता कैसे बिलीव करेगी? जनता तो पिछले 30-32 सालों से ऊब गई है, कभी इस पाले तो कभी उस पाले, कभी राजद का जंगल राज देखा, अब यहाँ पे जदयू और NDA का अफसर राज देख रहे हैं। तो जनता विकल्प के लिए तैयार बैठी है और हम सकारात्मक राजनीति के साथ जनता के सामने उस विकल्प को लेकर जा रहे हैं जिसका नाम जनसुराज है। लेकिन अभी बिहार में कहा जाता है, जैसे प्रशांत किशोर इसको सिरे से इनकार करते हैं कि यहाँ एक जाति का चक्रव्यूह है, हालांकि उस बात से वो सिरे से खारिज करते हैं उस बात को। लेकिन जैसे वो कहते हैं नीतीश कुमार जो है अक्सर कहते हैं कि उसके स्वजातीय कितना परसेंटेज है, और ये सही भी है कि देखिए आप बिहार में अभी तक विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को 40% वोट नहीं मिला है।
लेकिन यहाँ ये भी देखने की बात है कि वो खुद किस जाति से है ये बिलोंग नहीं करता है। पैरेलल वो एक खास जाति को अपने पक्ष में किए, अति पिछड़ा को कहा जाता है, अति पिछड़ा वो 116 जाति को ईबीसी बना के किए। इस चक्रव्यूह को आप कैसे भेजिएगा, जाति का चक्रव्यूह जो बिहार में है? देखिए, जनसुराज ये मानता है कि बिहार में जाति एक सच्चाई है, हम उससे मुंह नहीं मोड़ते, लेकिन उससे बड़ा हमारा विश्वास ये है कि हर जाति में योग्य व्यक्ति हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम हर जाति से, हर समाज के वर्ग से उन योग्य व्यक्तियों को निकाल के लाएं और उनको सक्रिय राजनीति के साथ जोड़ें। मतलब ये मान रहे हैं कि जाति की भूमिका है यहाँ पे, कोई इसको मना नहीं कर सकता। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुस्लिम जाति यहाँ पर नहीं है या फिर अगड़े और पिछड़े नहीं है। बिहार में जाति की सच्चाई है, लेकिन इस सच्चाई का दूसरा पहलू ये है कि हर जाति में आपको सुयोग्य लोग हैं। अभी बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा प्लेग राजनीति जाति नहीं है, उसका सबसे बड़ा जो प्लेग है वो है परिवारवाद। आप 1200 परिवारों के साथ बिहार की पूरी राजनीति चला रहे हैं। ये जो जनसुराज का नेता है कि बिल्कुल है, बिल्कुल, और ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं आपको। तो आप अगर मान लीजिए आप किसी बड़े राजनीतिक परिवार की बात करते हैं, आप लालू जी की बात करते हैं, लालू जी जाति की बात कहाँ करते हैं, वो तो परिवार की बात कर रहे हैं। उनको पूरे यादव समाज में कोई सुयोग्य लड़का नहीं मिला जो मुखिया बनने लायक हो। उनको मिलते हैं तेज प्रताप जी, उनको मिलते हैं तेजस्वी जी, उनको मिलती है मीसा जी। लेकिन परिवारवाद में तो सब पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे राजद हो। यही पहल जनसुराज को बाकी पार्टियों से अलग करती है। हम जाति की बात करते हैं और उस जाति से जो योग्य व्यक्ति हैं, जो बहुत सुयोग्य हैं, उनको हम आगे लेके आते हैं। और हम ये मानते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, क्यों ना हो। लेकिन भागीदारी सिर्फ इस वजह से नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप उस पर्टिकुलर जाति को बिलोंग करते हैं, इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप उस जाति से हैं और आपके अंदर योग्यता बहुत ज़्यादा है। चलिए, इसकी जो जितनी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी, तो बिहार में जो है लगभग 1000 जाति है जिसका 1% हिस्सा भी नहीं है, उस पर बाद में आएंगे। आपका पार्टी रणनीतिक लिहाज से अपना योग्यता साबित कर चुकी है। प्रशांत किशोर ये साबित कर चुके हैं कि वो योग्य संगठन करता है और कठोर परिश्रमी है, ये अभी तक जनता देख चुकी है। लेकिन जब आप राजनीतिक रूप से आगे आते हैं तो आप पे सत्ता, विपक्ष और निर्दलीय गेट तय करते हैं। चाहे आपका प्रशांत किशोर का अनशन हो गांधी मैदान में, चाहे आपका रैली हो, तो यहाँ आप इसको कैसे हैंडल कीजिएगा जब वो हमलावर हो जाते हैं रणनीति के तहत, इसको आप कैसे हैंडल कीजिएगा? देखिए, हम जनसुराज बिहार के जो राजनीतिक सर्किल है उसमें उतरी है, तो हम यहाँ पर किसी लड़ाई करने नहीं आए। हम यहाँ पर आए हैं बिहार की व्यवस्था को बदलने। बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए एक सकारात्मक राजनीति की ज़रूरत है और मुद्दों की राजनीति की ज़रूरत है। और जहाँ तक बात है रणनीतिकार से अब राजनीतिक में परिवर्तन की, तो आप ये समझिए कि हमने सिर्फ ऐसे ही जाके लोगों के पास नहीं पहुँचे, हमने पहले लोगों के गाँव तक, लोगों के घर तक पहुँचे। हमने ये महसूस किया है कि लोग अब विकल्प के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ठीक है, तो अगर हम अपने आप को सही तरीके से जनता के पास लेके जाते हैं तो जनता हमें स्वीकार करेगी और कर भी रही है। कर रहे हैं। जैसे अभी आप ये वादा करते हैं कि हम करके दिखाएंगे, लेकिन बिहार इतना बैक गियर में है कि एजुकेशन और हेल्थ के लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का कॉलेज बंद है। आप जाइएगा, धूल मोटा पड़ा होता है और एग्जाम में वो खुलता है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको किसी बीमारी के लिए कोई दवाई लिखता है, वो दवाई आपको असर नहीं है। आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, दूसरी दवाई की असर नहीं है। अब आप अपनी बीमारी के लिए क्या उन्हीं दोनों दवाइयों को खाएंगे? नहीं ना। तो आपको पता है कि कौन सी दवाइयाँ फेल हो गई हैं, तो जो तीसरी दवाई है उसमें चांसेस है, उसमें ये संभावना है कि उससे आप ठीक हो जाएंगे। तो ये तो अब आरजेडी हो चाहे जदयू हो, ये तो एक्सपायर्ड मेडिसिन हैं। आपको अब नई राजनीतिक पार्टियों को मौका देना पड़ेगा और जनता बिल्कुल तैयार बैठी। लेकिन अभी नया प्रयोग जो है वो स्वच्छ छवि के आधार पे, कर्मठता के आधार पे जनता धोखा भी खाई है। जैसे एग्जाम्पल दिल्ली का ले लें हम, जिस ईमानदारी के बूते वो बनाई थी, जनता कहीं ना कहीं मुँह की खाई। तो आदमी यहाँ एक पका हुआ है तो कहीं ना कहीं संशय रहता है मन में कि देखिए, दिल्ली के पॉलिटिकल अरेना और बिहार के पॉलिटिकल अरेना में दो बड़ा डिफरेंस है। पहला ये कि दिल्ली में जो आम आदमी की पार्टी आई थी वो एक आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी आई थी, जो एक
लोगों में जो रोष था उसको लेकर उन्होंने रातों रात एक पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को बदलने की कोशिश की। दूसरा, दिल्ली जो है वो एक अर्बन सेटअप है और एक क्लोज्ड लार्जर सिटी है। उसकी तुलना अगर आप बिहार से करेंगे तो दिल्ली से तो कई गुना ज़्यादा है, और बिहार का जो सोशल सेटअप है वो बहुत डाइवर्स स्पेक्ट्रम है। वहाँ पर किसान भी हैं, वहाँ पर गरीब भी हैं, वहाँ पर अमीर लोग भी हैं, ठीक है। तो आप, और दूसरी बात कि जन स्वराज जो है वो किसी आंदोलन से खड़ी पार्टी नहीं है। जन स्वराज पहले लोगों तक पहुँची है, लोगों से उनके मुद्दों पे बात की है, और फिर हम राजनीति करने हैं। तो इसका जो हमारा जो अप्रोच है वो बिल्कुल अलग है और बहुत स्टेबल अप्रोच है। अच्छा, लास्ट सवाल ये गंगा कीजिए है कि ये जो है इसलिए बढ़ रहा है कि जनता को उम्मीद है, बिहार की जनता उम्मीद हुई है, वो भी चाह रही है कोई विकल्प मिले। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ जिस तरह का हेल्थ सिस्टम है, लचर है, आप जो PSC होना चाहिए, HSC होना चाहिए, वहाँ ग्राउंड लेवल पर कुछ आए ही नहीं। तो आप कहते हैं हम करके दिखाएंगे, यहाँ पर जीरो नहीं, नेगेटिव है, तो आप कैसे खड़ा कीजिएगा यहाँ पे? तो ये जो है HSC में डॉक्टर्स नहीं है, NM PMCH में का एक तरफ छपता है कि हेलीपैड बनेगा, और पता चलता है सेम वहाँ 40% दवा नहीं है, 35% जो है वो इक्विपमेंट्स नहीं है PMCH में। देखिए, आपकी बातों का जो जवाब है आपके सवालों में है, आप ये समझिए कि ये कितना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर और गवर्नेंस फेलियर है। चिकित्सा के लिए जो बजट का एलोकेशन हुआ है उसका मात्र 70% आप खर्च कर पाए हैं। मतलब सरकार जो है आपके लिए पैसों का व्यवस्था करती है, पर आप उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं। आप बिल्कुल आया था कि आप उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपके पास पैसा है पर आप डॉक्टर्स नहीं अपॉइंट कर पा रहे हैं, ये गवर्नेंस का फेलियर है। आपके पास पैसा है, आप इक्विपमेंट्स नहीं खरीद पा रहे हैं, आप मकान नहीं बनवा पा रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो साफ साफ आपके पास गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। आप उसको ठीक कर लीजिए। आप करप्ट ऑफिसर्स से अलग आप ईमानदार ऑफिसर्स को लाके आप ये सारे काम कीजिए, बिल्कुल होगा। आज बिहार इसलिए पिछड़ा हुआ भी है, आज इसलिए बिहार का विकास जो है वो रुका हुआ है, क्योंकि बिहार की जो पूरी व्यवस्था है वो सिर्फ 4 अफसर से चल रही है, जो करप्ट भी हैं और जो नकारे भी हैं। लेकिन ये है कि आखिर ये सब जान रहा है कि बिहार में एजुकेशन और कहीं न कहीं उसका लॉबी भी, आज पटना में देख लीजिए आप, चाहे हेल्थ हो या एजुकेशन हो, सरकार को पता है, सरकार कहती भी है कि छात्र को कोचिंग गुमराह कर रहे हैं। जब आप जान रहे हैं बावजूद उसके कोई कार्रवाई ना हो, ये आपके लिए कितना कठिन होगा इसकी कार्रवाई करना? देखिए, हमारा बहुत पक्का विश्वास है कि शिक्षा को अगर हम प्रखंड स्तर पे मजबूत कर दें, ठीक है, और कुछ नहीं तो सिर्फ एक आदर्श स्कूल वहाँ पे अगर हम खोल दें तो उस पूरे इलाके के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो सकती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ ये इस वजह से है क्योंकि एक जो कोचिंग माफियाओं और सरकार के बीच में एक ना कहीं पे कोई झालमेल है, कहीं पे कोई गुपचुप कोई गठबंधन है। अदरवाइज हम स्कूलों में नहीं पढ़ाते, लेकिन वही टीचर बाहर जो है वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, या फिर मेडिकल में भी हम इलाज नहीं करेंगे अस्पताल में, लेकिन बाकी प्राइवेट हम होकर आज, तो इसको गवर्नेंस के थ्रू। अच्छा, लास्ट सवाल ये, आप जो है रणनीति के तहत बात करना चाहते हैं निस्वार्थ भाव से, लेकिन यहाँ तो सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष सीधा कहती है हम खाते में माई बहन योजना के तहत 2500 देंगे, पेंशन 1500 कर देंगे, बिजली मुफ्त में देंगे, तुम मिस कॉल करो। पहले तो राजद बोली, अब तो कांग्रेस भी कह रही है कि 2500 रुपया हर महीना, और इसका परिणाम मध्य प्रदेश में लाडली बहना, महाराष्ट्र में लाडली बहना, ये ऐसा ये मतलब लोभ है कि इसको चुनावी मास्टर कार्ड माना जा रहा है। देखिए, इसमें आप कैसे, इसको कैसे गिनती है? ये जो मुफ्त की देवड़ियाँ हैं ये आपके बिहार की अर्थव्यवस्था को और लचर करती है। आप कह रहे हैं कि हम 2500 रुपये हर महिलाओं को बांट देंगे, भाई उसके पैसे कहाँ से आए? आपके पूरे बिहार का बजट है, आप उसमें से कितने पैसे निकालेंगे? आप जोड़िए ना, 13 करोड़ की आबादी है, उसमें 6.5 करोड़ महिलाएं हैं। आप हर महिला को 2500 रुपये की बात कर रहे हैं, आपके पास क्या है? आप सिर्फ इसीलिए कहता हूँ कि ये भ्रामक वादे हैं, आप उसको सरकार में आने का कभी पूरे नहीं कर सकते। लेकिन वो तो कहते हैं कि मेरा झारखंड में सरकार बना है, देखिए वहाँ हम पूरा कर रहे हैं। जनता इस तरह से इतना वस्तुनिष्ठ विश्लेषण काहे करे? उसको तो लगता है कि आ रहा है, इसका कार्ड कैसे आप इसको कैसे पेश किया चुनाव? देखिए, इससे पहले भी अभी जो वर्तमान सरकार है उसने 7 निश्चय की बात की,
वर्तमान सरकार है उसने जीविका की बात की थी, सहायक शिक्षकों की बात की थी, उन वादों पे कुछ हुआ नहीं हुआ, वो सभी जगहों पे सरकार फेल है। तो लोगों को पता है कि जो वादे हैं ये पूरे वादे हैं, ये पूरे नहीं हैं, तो इसलिए जनता इस मेरा सवाल अक्सर कहा जाता है नीतीश कुमार अब स्वस्थ नहीं है, ये जो है तो इनके जो अति पिछड़ा वोट है उस पर सबका नज़र है, राजद का नज़र है, अति पिछड़ा सम्मेलन हो रहा है, बीजेपी का है, जनसुराज का भी उस पर नज़र है। अति पिछड़ा वोट जो है 36% बिहार में, उसको लेके वो वोट भी दिग्भ्रमित है और उसको लगता है नीतीश कुमार अब की बार अस्वस्थ है, तो उसके वोट को लेके हो रहे एक तरह से। देखिए, बात होड़ की नहीं है, बात है सबकी भागीदारी। हम चाहते हैं कि अति पिछड़े वर्ग से भी लोग आएँ और उनकी भी सक्रिय भागीदारी हो, उनकी भी हिस्सेदारी हो। उसके लिए जो भी हमें प्रयास करना पड़ता है हम करें। तो ये थे हमारे साथ जनसुराज के यूथ के कुमार प्रशांत, जनसुराज कुमार शांतनु, माफ़ कीजिएगा, कुमार शांतनु यूथ के, और ये तमाम इशू पे बात किए हम। आप देखें कि एक एक करके, और बिहार में वाकई गरीबी है, वाकई बेरोजगारी है, ये तो हर बिहारी चाहेगा कि कहीं ना कहीं चेंज हो, और वो किस तरह हो इस संदर्भ में हो सकता है कुछ प्रश्न हम सही ना पूछ पाए हों, कुछ आंसर से आप संतुष्ट ना हो, लेकिन बात करने से आप दर्शक के लिए चीज़ें स्पष्ट होती है कि जो आगा बिहार है इस बार के विधानसभा चुनाव में, उसमें आप रणनीति क्या होगी, क्या बिहार का भविष्य होगा, इन तमाम बातों पे अभी हम कुमार शांतनु से बात किए हैं। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।